फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 25 जून को दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट आर्टिकल GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल है वो है व्हेन काउंसिल इज क्वेश्चन। रिसेंटली ईडी ने, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने एक लॉयर को समन किया है, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आपको मेंस में GS2 और GS4 में क्वेश्चन आएगा, वो जो क्वेश्चन आ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी। ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ केस स्टडी दी हुई है अलग अलग कंट्री की, वो सब आपको नोट करना है। इसके साथ साथ GS1 में भी आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। अर्बन ग्रोथ से रिलेटेड या अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं या अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हेन काउंसिल इज क्वेश्चनड। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 GS4 मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड चीज़ आपको पूछी जा सकती है। मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि आखिर आर्टिकल आया क्यों है, क्या रीज़न है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। On June 12, the legal community in India was jolted by an extraordinary move. The enforcement director, while investigating the issue of ESOP to the former chairperson of Religare, summoned senior advocate Arvind Datar to answer question about an opinion he gave to Care Health Insurance. So हुआ क्या है? ईडी जो कि है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है। मनी लॉन्ड्रिंग का इशू कौन सी कंपनी का है? रेलिगार कंपनी का। रेलिगार कंपनी का जो मनी लॉन्ड्रिंग इशू है, उसके लिए जो लॉयर को कंसल्ट किया गया था, उस लॉयर को समन किया है किसने? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने। तो ये जो समनिंग किया गया है, जो बुलाया गया है पूछताछ के लिए लॉयर को, इससे जो पूरी लीगल फ्रेटर्निटी है वो शॉक्ड है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव है। While this drew strong protest from legal fraternity, the ED withdrew it. जैसे ही इसका प्रोटेस्ट किया पूरे लीगल फ्रेटर्निटी ने, तो ईडी ने ना जो सम्मन था वो वापस ले लिया और बुलाया नहीं। लेकिन एक हफ्ते बाद उन्होंने एक और सीनियर एडवोकेट, जिनका नाम प्रताप वेणुगोपाल है, उनको सम्मन किया। दिस रेजेस प्रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द प्रोफेशनल ऑटोनॉमी ऑफ लीगल काउंसिल। जो लीगल काउंसिल है उसकी प्रोफेशनल ऑटोनॉमी पर सवाल उठते हैं कि क्या उसके पास इंडिपेंडेंस है फ्री और फेयर एडवाइस देने के लिए? क्या उसे फियर में एडवाइस देना पड़ेगा अगर इस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उन्हें समन करती है? तो ये कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं। कैन लॉयर बी समन मेयरली फॉर गिविंग एडवाइस? क्या सिर्फ लॉयर को एडवाइस देने के लिए ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बुला सकती है, पूछताछ कर सकती है, विदाउट एनी एलिगेशन ऑफ कोल्यूजन? अगर उसने कुछ कॉल्यूड नहीं किया है, कुछ साथ में मिलके कुछ करप्शन नहीं किया है या फिर कुछ इलीगल चीज़ नहीं की है, तो बिना किसी भी एविडेंस के आप क्या बुला सकते हैं लॉयर को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब क्वेश्चन जो मेंस में पूछा जा सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ समनिंग लीगल प्रोफेशनल बाय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, या फिर इस केस में हम ईडी की बात कर रहे हैं। तो जो समनिंग की जा रही है लीगल प्रोफेशनल्स को, उसके क्या इम्प्लीकेशन, क्या परिणाम हो सकते हैं, दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, अच्छे बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं, इम्प्लीकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इवन इनकरेक्ट लीगल एडवाइस कैन नॉट जस्टिफाई समनिंग एन एडवोकेट अनलेस देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। दिस इज नॉट मेयरली अबाउट कर्टसी, इट इज़ फाउंडेशन टू द रूल ऑफ लॉ। कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ कॉम्प्रोमाइज़ होता है अगर इस तरीके से हम क्या करते हैं, समन करते हैं। तो वॉयलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ आपका पहला पॉइंट होगा। अगर एडवाइस, लीगल एडवाइस, हो सकता है कि वो सही हो सकता है कि वो गलत हो। आप सही गलत किसी भी तरह की एडवाइस हो, आप समन नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई प्राइमा फेसी एविडेंस ना हो, जिसको देख करके, प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब एकदम ऐसा कंफर्म समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसका इन्वॉल्वमेंट है किसी करप्शन केस में, या इसने कॉल्यूड किया है, साथ में मिलके नेक्सस बना करके कुछ करप्शन किया है, इसको अलग कट मिला है, इसको पैसा मिला है, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। जब तक इस तरह की चीज़ें आप नहीं देख लेते, एविडेंस नहीं मिलते, तब तक कि आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी लीगल ऑफिसर को समन नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो रूल ऑफ लॉ का कहीं ना कहीं वॉयलेशन होगा। हमारे यहाँ जो लीगल सेफगार्ड्स हैं वो भी दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, है ना। गवर्नमेंट ने
पार्लियामेंट ने लॉ बनाई हुई है जो बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट को जो पुराना था 1872 का उसे रिप्लेस किया है, उसमें भी लीगल एडवाइज़र्स के लिए जो लीगल एडवाइस करते हैं उनके लिए प्रिविलेज दिए गए हैं। प्रिविलेज के अंतर्गत जो क्लाइंट और एडवाइज़र हैं उनके बीच की जो भी बात होगी वो क्या रहेगी, पूरे तरीके से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। द कम्युनिकेशन बिटवीन द legal advisors and their clients are privileged. Section 132 of BSA protect advocates from being compelled to disclose confidential communication except with the express consent of the client. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं लीगल एडवाइज़र और क्लाइंट के बीच का जो प्रिविलेज है वो ब्रीच होता है अगर इस तरीके से समन किया जाता है तो। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट है वो पूरे कॉन्फिडेंस में अपने एडवोकेट या लीगल एडवाइज़र को सारी डिटेल्स बताता है और उसके हिसाब से वो अपने जो क्लाइंट हैं उनको सर्व करते हैं, उन्हें या तो बचाते हैं या उनके लॉ को या फर्म, उनके जो फर्म हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक प्रिविलेज्ड है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एडवोकेट के पास होती है। अगर मान लीजिए कि आपने कुछ क्राइम किया है और अगर आप अपने एडवोकेट को बता रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे से हो गई थी, तो एडवोकेट करने की ज़रूरत क्या है? अगर एडवोकेट वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बता देगा तो वो आपको अगर बचाएगा नहीं तो, है ना। तो ऐसे में वो इन्फॉर्मेशन एडवोकेट दे नहीं सकता, अदरवाइज इट्स अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बिटवीन द क्लाइंट एंड द लीगल एडवाइज़र। सो दूसरा जो इशू आएगा वो है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिविलेज बिटवीन लीगल एडवाइज़र एंड क्लाइंट। ठीक, थर्ड बात कर लेते हैं। इन दिस केस देयर हैज़ बीन नो सजेशन involvement of senior advocate in ESOP issue, issuing a summon then is not only unwarranted but a misuse of statute। तो इस केस में ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख नहीं रहा है, प्राइमा फेसी एविडेंस थे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये मिसयूज है PMLA एक्ट का। PMLA एक्ट कौन सा है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। उससे ही तो जो पावर है वो ईडी को मिलती है और ईडी इसी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सो थर्ड पॉइंट आएगा कि चूँकि एविडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं जो लीगल सेफगार्ड्स हैं उसका वायलेशन है और जो स्टैट्यूटरी पावर है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। The right to counsel is hollow if lawyers can be dragged into investigation merely for having advised a client. The chilling effect is obvious. Few will offer candid advice, especially on sensitive matter. So यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लॉयर है वो एडवाइस करना ही नहीं चाहेगा सेंसिटिव मैटर में। इसमें क्या होगा? वायलेशन ऑफ राइट टू काउंसिल। राइट टू काउंसिल का जो अधिकार है लोगों का वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कैसे? आर्टिकल 21 के अंदर है, राइट टू लाइफ के अंदर, है ना। आपकी जब भी लाइफ अगर खतरे में आती है तो अगर आपके पास लॉयर नहीं है तब भी आपको लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर को तो सरकार आपको एक लॉयर देती है क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट है। सो राइट टू काउंसिल आपका यहाँ पर वायलेशन होगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ये। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? The Bar Council of India rules under the Advocates Act 1961 says advocates must advise in accordance with the law without fear or favor। सो जो बार काउंसिल है उसके रूल्स भी हैं। अभी हमने यहाँ पर लॉ का वायलेशन बताया, अब यहाँ पर रूल्स का वायलेशन हो रहा है। उस रूल में 1961 में ये कहा गया कि जो एडवोकेट हैं वो विदाउट फियर और फेवर के एडवाइस दे सकते हैं। अगर उनको बुलाया जाएगा तो वो डर के एडवाइस दे पाएंगे क्या? तो इस पर्टिकुलर रूल का भी यहाँ पर क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वो घबरा जाएंगे और फिर फ्री और फेयर एडवाइस विदाउट एनी फेवर, इम्पार्शियल एडवाइस वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फियर में देंगे एडवाइस या तो फेवर करके देंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होगी। तो ये सब सारी चीज़ें होने से और है ना डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या है? राइट टू काउंसिल वायलेट होगा और रूल ऑफ लॉ का भी वायलेशन होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आपको वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ राइट टू काउंसिल, है ना, लीगल सेफगार्ड का वायलेशन, रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन, ये 4 पॉइंट आपके हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा लिखना भी होगा डिटेल में, है ना, जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एट स्टेक इज़ नॉट सिंपली द डिग्निटी ऑफ पर्टिकुलर लॉयर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पर्टिकुलर लॉयर है उसकी डिग्निटी यहाँ पर खतरे में है, थ्रेटन है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इक्विलिब्रियम बिटवीन बार, बेंच एंड एग्जीक्यूटिव ये भी खतरे में है ना। एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ पर? ईडी,
बेंच मतलब जो जजेस होते हैं, और बार मतलब जो लॉयर्स का समूह होता है ना, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है बार काउंसिल। तो वो तीनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम है, एक डिस्टेंस ये मेंटेन करके चलते हैं। जुडिशरी एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है पार्लियामेंट से और एग्जीक्यूटिव से, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। सो ये सब सारी चीज़ें है ना, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो इक्विलिब्रियम है, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट हो जाएगा, वो हिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी द इंडिपेंडेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन इज नॉट मेयरली एस्पिरेशनल, इट इज स्ट्रक्चरल। एडवोकेट्स हैव अ ड्यूटी बोथ टू कोर्ट्स एंड टू क्लाइंट्स। समनिंग एडवोकेट्स हु हैव रेंडर एडवाइस विदाउट एनी एलिगेशन ऑफ फ्रॉड एंड कॉम्प्लिसिटली सीरियस अंडरमाइन दैट इंडिपेंडेंस। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ लीगल प्रोफेशनल क्या है, स्ट्रक्चरल है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का। अगर समन किया जाता है विदाउट एनी एलिगेशन, बिना किसी आरोप के, बिना किसी एविडेंस के, अगर आप किसी भी लॉयर को समन करते हैं तो ये जो इंडिपेंडेंस है वो अंडरमाइन हो जाएगी। उन्हें ऑटोनॉमी मिलना ज़रूरी है, नहीं तो वो फ्री एंड फेयर एडवाइस नहीं कर पाएंगे। कोर्ट्स ने भी लगातार कहा है कि जो एडवोकेट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है फ्रॉम हरासमेंट फॉर डिस्चार्जिंग प्रोफेशनल ड्यूटीज़। रॉन्ग लीगल एडवाइस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ कल्पेबिलिटी। अगर गलत लीगल एडवाइस भी कर दिया तो भी हम इसे ये नहीं बोल सकते कि ये एक एविडेंस है किसी को दोषी ठहराने का। कोर्ट्स ने ये लगातार कहा है। इसके बाद एक और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होगा वो है साइकोलॉजिकल डैमेज, है ना। जो लॉयर्स होंगे उनके अंदर एक डर, भय बैठ जाना है, डाउट बैठ जाना है कि भाई लॉयर्स क्या सेफली एडवाइस कर पाएंगे किसी मैटर में या नहीं कर पाएंगे। ठीक, इट shows doubt about whether lawyers can safely advise on matter involving statutory discretion or executive action. At another, it encourages self-censorship, deterring independent counsel from the cases, है ना। तो जो लॉयर हैं वो घबरा जाएंगे और अपने आप को सेंसिटिव केसेस से या इंपॉर्टेंट केसेस से दूर रखेंगे, जो पॉलिटिकल केसेस होंगे उनसे दूर रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बुला ले। अपोजिशन से रिलेटेड अगर कोई केस होंगे तो उनके लॉयर को भी बुलाया जा सकेगा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो पूरी डेमोक्रेसी को ही खतरा है। सो इट्स अ थ्रेट फॉर अ होल डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, this has consequence for corporate governance, criminal defense, constitutional challenges and public interest litigation. Over time, the class of advocates willing to act without deference to political or prosecutorial power will shrink. फिर ऐसे लोग जो कि बिना किसी पावर के भी, है ना, किसी सपोर्ट के भी, बीजेपी में या कांग्रेस में किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है, या सरकार जिसकी है उसका सपोर्ट नहीं है और फ्रीली काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिविस्ट लाइक प्रशांत भूषण, और भी कई ऐसे एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं जो कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पीआईएल डाल रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगातार श्रिंक होते जाएगी, कम होते जाएगी, है ना। तो इससे बार भी वीक होगा और रूल ऑफ लॉ भी वीक होगा। सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ जुडिशियल क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी, है ना। सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान में लेने की आवश्यकता है इस पर्टिकुलर केस को, और या फिर उसमें कोई डिक्लेरेटरी रूलिंग हो जिसमें बताया जाए कि लॉयर्स कैन नॉट बी समन मेयरली फॉर प्रोफेशनल एडवाइस विदाउट एविडेंस ऑफ अनलॉफुल कॉम्प्लिसिटी। बिना एविडेंस के आप लॉयर को समन नहीं कर सकते। ऐसी क्लियर कट गाइडलाइंस देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा, बार काउंसिल को भी एक्ट जो है इसके ऊपर, है ना, क्या करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। दे मस्ट असर्ट दैट द बार प्रिविलेज एंड एंगेज विद द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंस्टीट्यूशनली टू प्रिवेंट रिकरेंस। साइलेंस विल लाइकली बी रीड एज अ एक्विसेंस, है ना। तो यहाँ पर बार जो काउंसिल है उसको असर्ट करना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऐसे हमारे जो लॉयर्स हैं उन्हें बुला नहीं सकती है। तो यहाँ पर बार काउंसिल को भी, है ना, एक तरीके से एक्ट करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट को एक लॉ बनाने की ज़रूरत है जिसमें एडवोकेट और क्लाइंट प्रिविलेज को रेनफोर्स किया जाए, है ना। एक ऐसा लॉ जिसमें ये कोशिश की जाए कि एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज वायलेट ना हो, एक अलग से इसके लिए लॉ बनाया जाना चाहिए। The ED may have misread the law, but its decision to withdraw the summon after an outcry revealed that it may still choose to test the limit of professional tolerance, है ना। तो जो ED है उसने PMLA में एक्ट से अपनी पावर ले रहा है और इस एक्ट में भी अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये आपका लास्ट कंक्लूजन हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको कंप्लीट समझ में आ गया है। एक पॉइंट और डिस्कस करना था, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्रोग्राम। ये होता क्या है, ये एक स्कीम होती है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को ओनरशिप प्रदान करने की ये स्कीम है।
है ना। तो जो एम्प्लॉय हैं उनको अपने शेयर दिए जाते हैं, या तो शेयर फ्री में दिया जा सकता है या फिर डिस्काउंटेड रेट में दिया जा सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी थी वो इसी चीज़ की थी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की गई है थ्रू ESOP स्कीम, और जो चेयरमैन हैं वो उनको इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इससे होता क्या है, ESOP से अगर मेरी कंपनी है और मैंने अपनी कंपनी के जो शेयर हैं वो अपने एम्प्लॉय को दे दिया, तो जो एम्प्लॉय होंगे पहली चीज़ वो फेथफुल होंगे और काम बहुत डिवोशन के साथ करेंगे, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, और अगर कंपनी तेज़ी से ग्रो करेगी तो उनके जो प्राइसेस हैं शेयर के वो लगातार बढ़ते जाएंगे, तो उनके पास जो शेयर है, जो वेल्थ है वो लगातार बढ़ती जाएगी। सो टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्डर, है ना, क्योंकि अब वो ऑनर बन चुके हैं, पार्ट ऑफ कंपनी बन चुके हैं, इसलिए उन्हें मोटिवेट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। अच्छे टैलेंट को रिटेन करने के लिए भी कंपनी अपने शेयर दे सकती है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बोनस की जगह भी रिवॉर्ड कर सकती है कि चलो तुम्हें हम इतने शेयर्स दे रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ESOP बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी। क्या कह रहा है, अर्बन ब्यूरोक्रेसी में जेंडर इक्विटी की बहुत आवश्यकता है। इसका मतलब जो शहरों में जो सिविल सर्वेंट हैं उसमें जेंडर इक्विटी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके रीज़न के बारे में बात करेंगे, और होने के लिए क्या वे फॉरवर्ड या क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बात शुरू कर लेते हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडिया इज़ इन द मिड्स ऑफ अ प्रोफाउंड अर्बन transformation. By 2050, over 800 million people, about half the population, will live in cities, making India the largest driver of global urban growth. As cities expand, especially economically and demographically, they are rewriting the social contract of modern India and shaping the future of its democracy and development. क्या कह रहा है भाई, हमारा देश में लगातार जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। 2050 तक लगभग 800 मिलियन लोग जो है कहाँ पर रहने वाले हैं, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले हैं। लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर रहेगी, अर्बन एरिया में। अभी कितने परसेंट पॉपुलेशन है, 27% पॉपुलेशन। किसके हिसाब से, 2011 के सेंसस। 2050 में कितने हो जाएंगे, 27 से सीधे 50% के अराउंड हो जाएंगे। सो इतनी ज़्यादा अगर अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो सिटी का भी ग्रोथ करना पड़ेगा, और सिटी के ग्रोथ करने के लिए जो सिटी की ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। वो शेप करेंगे कि सिटी किस तरीके से ग्रो होगी, हैपहज़ार्ड मैनर में होगी, अव्यवस्थित ढंग से, या फिर वेल प्लान्ड सिटी ग्रो होगी, अच्छे तरीके से प्लानिंग करके स्मार्ट सिटी बनेगी, हेरिटेज सिटी बनेगी, अलग अलग तरह की सिटी बन सकती है। अमृत स्कीम के अंदर जो है सिटी डेवलप होगी। तो प्रॉपर वेल प्लान तरीके से चीज़ें हो रही हैं या हैपहज़ार्ड मैनर में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसलिए जो है अर्बन ब्यूरोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन द लास्ट 3 डिकेड प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हैव एडवांस जेंडर इक्विटी। द 73-74 अमेंडमेंट मैंडेट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, फर्दर स्ट्रेंथन टू 50% बाय 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अगर हम बात करें जो जेंडर इक्विटी है वो लगातार सरकार एडवांस कर रही है, स्पेशली कहाँ पर, ग्रास रूट लेवल पर, है ना। हमारे जो छोटे स्तर पर जो नेता हैं, मतलब जो 3rd टायर के जो लीडर्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के, वो महिलाएं हो रही हैं। सो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए गए हैं 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इवन 33% तक रिजर्वेशन था महिलाओं के लिए, लेकिन उसका कुछ स्टेट में वो 50% तक कर दिया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में। टुडे वुमेन कंप्राइज ओवर 46% ऑफ लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। लगभग 46% जो लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें 46% क्या है, महिलाएं हैं, है ना। टोटल में से 46% महिलाएं, 100 में से 46 महिलाएं हैं जो कि चुनी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, और जो गवर्नेंस है वो वुमेन सेंट्रिक गवर्नेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो लीडर्स हैं आपके, है ना, जो
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में चुने जा रहे हैं या फिर लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में चुने जा रहे हैं, इनके पास नॉलेज और पावर दोनों लिमिटेड होती है। इन्हें सर्व कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी सर्व करती है। However, the bureaucratic apparatus that implement their decision remain overwhelmingly male. इनके जो डिसीजन होते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने वाले, उन्हें एडवाइस करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लार्जली क्या हैं? मेल हैं। तो महिलाएं ज़रूर चुनकर आ गई हैं, लेकिन उन्हें जो सलाहकार हैं उनके वो अभी भी मेल हैं। सो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में वो पैट्रियार्कल माइंडसेट हमें देखने को मिलता है। वाइल वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन ग्रास रूट पॉलिटिक्स हैज़ इंक्रीज्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर, city managers, planners, engineer, police exhibit a stark imbalance limiting the ability of cities to respond equitably to all citizens. So जो growth हो रही है cities की वो सारे पॉपुलेशन के लिए नहीं है, वो सिर्फ मेल डोमिनेटेड पॉपुलेशन के लिए ग्रोथ हो रही है। सिटी की जो प्लानिंग है वो वुमेन सेंट्रिक नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जांपल आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, उसमें वॉशरूम ज़रूर है पर बहुत गंदे, बहुत बुरे बुरे वॉशरूम है, उसे मेंटेन नहीं किया जा रहा है ना। या फिर एक सिंगल वॉशरूम बना दिया गया है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, और पुरुष उसे इतना ख़राब कर दे रहे हैं, महिलाओं के साथ कई तरह के इशू हो सकते हैं उस वॉशरूम को यूज़ करने में, है ना। हो सकता है उन्हें यूटीआई हो जाए, अलग तरह के इन्फेक्शंस हो जाएं। तो जो भी आपका ये गवर्नेंस है उसमें अगर महिलाओं के लिए अलग से ना सोचा जाए, अगर वो वुमेन सेंट्रिक ना हो, और वो एक महिला से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तो फिर आप सारी पॉपुलेशन के लिए डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे हो, सारी पॉपुलेशन को इंक्लूड कर ही नहीं रहे हो अपनी अर्बन ग्रोथ में। तो ये इक्विटी का इशू है, ये इंक्लूसिवनेस का इशू है। एज वी इन्वेस्ट इन हाईवेज, मेट्रो, स्मार्ट सिटीज़, वी ओवरलुक फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जेंडर इक्विटी इन ब्यूरोक्रेसी, है ना। जेंडर इक्विटी इन ब्यूरोक्रेसी हम ओवरलुक कर रहे हैं जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जेंडर गैप की बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी में। डिस्पाइट मोर वुमेन एंटरिंग द सिविल सर्विसेज, द अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर रिमेन्स मेल डोमिनेटेड, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अब चुनी जा रही हैं सिविल सर्विस में, यूपीएससी में निकल रही हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर है वो अभी भी मेल डोमिनेटेड है। 2022 की बात करें तो जो वुमेन है वो केवल 20% ऑफ IAS अधिकारी हैं 2022 में थे, है ना। उसमें भी जो अर्बन प्लानिंग में है, जो म्यूनसिपल इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ में है, वो इससे भी कम होंगी, है ना। टोटल जितने IAS हैं उसमें 20% महिलाएं हैं, तो ऑब्वियसली जो अर्बन प्लानिंग में उनका परसेंटेज और भी कम हो जाएगा। पुलिसिंग की बात करूं तो टोटल जो नेशनल फोर्स है उसमें महिलाओं का परसेंटेज केवल 11.7 है ना। और ज़्यादातर उन्हें डेस्क रोल के लिए रखा जाता है, बाहर के लिए उन्हें रखा भी नहीं जाता। डिसीजन मेकिंग में तो वो होती ही नहीं है, उनसे कोई एडवाइस ली ही नहीं जाती है। सो पुलिस देख लें या फिर IAS काडर देख लें, उसमें भी जो वुमेन का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम है, और अर्बन प्लानिंग में तो और भी ज़्यादा कम है। अगर महिलाएं नहीं होगी डिसीजन मेकिंग में तो इंक्लूसिव ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंक्लूसिविटी महिलाओं के लिए होना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। This gap is cause for concern. In cities, engagement of women is different. They rely more on public transport, make multi-stop journeys for work, caregiving and depend on neighborhood level infrastructure. है ना। तो जो सिटीज़ हैं उसमें महिलाओं का एंगेजमेंट अलग है, उनके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैक्सिमम जो है वो क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं। लड़कों के पास जनरली बाइक हो जाती है, लेकिन महिलाएं जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करती हैं। सो उनके लिए क्या होना चाहिए? वॉशरूम प्रॉपर होना चाहिए, उनके लिए कम्युनिटी सेफ्टी होना चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए। ये सारे एस्पेक्ट ओवरलुक हो जाते हैं। एक स्टडी के हिसाब से ये पाया गया कि 84% ऑफ वुमेन इन दिल्ली एंड मुंबई यूज पब्लिक और शेयर ट्रांसपोर्ट। इट वॉज 63% फॉर मैन। मैन कम यूज़ कर रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा यूज़ कर रही है। यट अर्बन प्लानिंग प्रायोरिटाइज मेगा प्रोजेक्ट ओवर सेफ, एक्सेसिबल और नेबरहुड लेवल मोबिलिटी। तो अर्बन प्लानिंग जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, बड़े बड़े सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं कर रहे हैं वो क्या है? नेबरहुड लेवल मोबिलिटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पर फोकस ही नहीं है, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट पर फोकस ही नहीं है। सो ये एक महिलाओं की प्रायोरिटी है। ये कौन समझ पाएगा? एक महिला ही समझ पाएगी, जब तक वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आती है। नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के बारे में, है ना। जेंडर बजटिंग के बारे में ये GS3 में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जेंडर बजटिंग अलग से तैयार करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। सो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग विच इंटीग्रेट ग्रेटर कंसिडरेशन इनटू पब्लिक फाइनेंस इज प्रॉमिसिंग बट अंडर यूटिलाइज टूल इन इंडिया गवर्नेंस, है ना। तो इंडिया के जो अर्बन गवर्नेंस है इसमें
अंडर यूटिलाइज ये टूल रहा है। 1990s में जेंडर बेस्ड बजटिंग पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, और ये समझ में आया है कि भाई बजट न्यूट्रल नहीं हो सकते, महिलाओं के लिए अलग से हमें बजट रखना पड़ेगा, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ बहुत है, इनइक्विटी बहुत है, और अगर इनइक्विटीज़ जो है अगर हमने कम करना है तो अलग से बजट होना ज़रूरी है। इंडिया ने भी जेंडर बजट स्टेटमेंट 2005-06 में अडॉप्ट किया। कुछ सिटीज़ हैं, कुछ स्टेट हैं जिन्होंने अच्छा किया, जैसे दिल्ली में अच्छा हुआ, तमिलनाडु, केरला, ये लोगों ने काफ़ी जो है इस पर फोकस किया जेंडर बजटिंग पर। लेकिन बाकी अगर हम देखें बाकी स्टेट का तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है, समझ पाने की क्षमता कम है, वहाँ पर जो लेजिस्लेचर हैं उतना जानकारी नहीं रख रहे हैं, अकाउंटेबल नहीं कर रहे हैं सरकार को इस पर्टिकुलर इशू में, और स्पेशली जो छोटी जगह है वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। अर्बन प्लानिंग में आप जेंडर बजटिंग देख रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं है। फॉर मैनी ULG GRB remain tokenistic, overlooking essentials such as a pedestrian safety or child care in urban planning। है ना, तो जेंडर बेस्ड जो बजटिंग है वो अर्बन प्लानिंग में तो सिर्फ टोकनिस्ट टाइप की है कि हाँ ठीक है, कोई स्कीम चल रही है तो उसमें महिलाओं को इतने % फ़ायदा हो रहा है, तो टोटल फंड जितना गया, जितने % फ़ायदा हो रहा है, तो ये 30% पैसा हमने जेंडर बजटिंग के लिए दे दिया। तो इस तरीके से टोकनिस्ट चल रहा है, पहले पैसा दिया जा रहा है, उसके बाद इवेल्युएट किया जा रहा है महिलाओं के लिए कितना है, फिर जेंडर बेस्ड बजटिंग में लिखा जा रहा है कितना महिलाओं को फ़ायदा हुआ। जबकि होना क्या चाहिए, पहले तय करना चाहिए कि कितना पैसा हम महिलाओं के लिए रखेंगे और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और फिर महिलाओं का बेनिफिट होना चाहिए। सो यहाँ पर इंडिया की अप्रोच उल्टी चल रही है। अब यहाँ कंपैरिजन किया गया है अलग अलग कंट्री से, जैसे कि फिलीपींस की बात की गई है, वहाँ मैंडेट किया है कि जो लोकल बजट है उसमें 5% जो प्रोग्राम होंगे वो जेंडर प्रोग्राम्स होने चाहिए। रवांडा में GRB को इंटीग्रेट किया है नेशनल प्लानिंग में, और उसके साथ साथ ओवरसाइट बॉडी भी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो कि देख रही है कि जेंडर बेस्ड बजटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मॉनिटरिंग कर रही है। युगांडा में जेंडर इक्विटी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है फॉर फंड अप्रूवल्स, मैक्सिम को टाइज GRB टू रिजल्ट बेस्ड बजटिंग। साउथ अफ्रीका पायलट पार्टिसिपेटरी प्लानिंग टू एंकर GRB इन लिव्ड रियलिटीज। तो अलग अलग कंट्री के यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, अलग अलग कंट्री क्या क्या कर रही है, ये केस स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो इनोवेटिव सॉल्यूशन करके आप ये भी डाल सकते हैं, या केस स्टडी ब्रैकेट में एक पॉइंट लिख के डाल सकते हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका का मॉडल है, रवांडा का मॉडल है, उसे इंटीग्रेट कर सकता है, और मॉडल के बारे में 2 लाइन, है ना, हल्का सा 1 लाइन लिख देंगे, आपका जो आंसर है उसका वेटेज कहीं गुना बढ़ जाएगा। चीज़ें क्लियर है। ग्लोबली कंट्रीज एज वेरिड एज रवांडा, ब्राज़ील, साउथ कोरिया शो इम्पैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना, ये कुछ कंट्रीज है, ब्राज़ील, रवांडा, साउथ कोरिया। ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली आपका जो आपने ओपिनियन दिया है कि होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में महिलाएं, उसके जस्टिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे कि ब्राज़ील, रवांडा और साउथ कोरिया में भी इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी में महिलाओं का बढ़ाया था, और उसके कारण वहाँ जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे मिले। जैसे रवांडा में मैटरनल हेल्थ और एजुकेशन स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई है, ब्राज़ील में सैनिटेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर को बूस्ट मिला है। तो इस तरीके से, है ना, जब रिप्रेजेंटेशन बढ़ा तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसलिए इंडिया में होना चाहिए। तो आपका जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्टिफाई भी करना होगा, और वो डेटा से जस्टिफाई होगा, वो साक्ष्य से जस्टिफाई होगा, और वो एविडेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट में। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल कोटाज भी ज़रूरी है ना, कोशिश करना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े, प्लस अर्बन प्लानिंग में अलग से महिलाओं के लिए भी कोटा किया जा सकता है, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन बढ़े, है ना। तो सिस्टमेटिक रिफॉर्म होना चाहिए रिक्रूटमेंट में, रिटेंशन में, प्रमोशन में, अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रोल्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वे फॉरवर्ड में आपका आ जाएगा। फिलीपींस यूजेस जेंडर टेक बजटिंग टू फंड जेंडर बेस्ड वायलेंस शेल्टर एंड चाइल्ड केयर। जेंडर बैलेंस ब्यूरोक्रेसीज आर नॉट अबाउट फेयरनेस अलोन, दे आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेफर, इक्विटेबल एंड रिस्पॉन्सिव सिटीज़, है ना। तो फिलीपींस क्या कर रहे हैं, जेंडर टेक बजटिंग कर रहा है ना, टू फंड जेंडर बेस्ड वायलेंस शेल्टर और चाइल्ड केयर। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, केस स्टडी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसे में भी काम आ सकती है, ऐसे में तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं आप इन सब चीज़ों को, और GS3 में भी काम आ सकती है, जेंडर बेस्ड बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप ये सब लिख सकते हैं। इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहता है, तो सिर्फ हमारा टारगेट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, हमारा टारगेट इंक्लूजन और इक्विटी भी है।
जेंडर मस्ट बी मेन स्ट्रीम इंटू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू मैंडेटरी ऑडिट्स, पार्टिसिपेटरी बजटिंग एंड लिंक इवेल्यूएशन। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जेंडर को मेन स्ट्रीम करना चाहिए प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे होगा, मैंडेटरी ऑडिट करो, बार बार देखो कि कितना रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का ब्यूरोक्रेसी में, पार्टिसिपेटरी बजटिंग होना चाहिए, है ना, जो भी बजट है उसमें महिलाओं के लिए अलग से बजट होना चाहिए, और इवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, आउटकम्स बहुत ज़रूरी है, आउटकम के बिना कोई भी चीज़ करना बेकार है ना। रिप्रेजेंटेशन मस्ट ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू एजेंसी, है ना, रिप्रेजेंटेशन पीआरआई में है लेकिन ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, तो एजेंसी में भी होना चाहिए, सो दैट कि ग्लास सीलिंग को डिसमेंटल किया जा सके। वुमेन को एम्पावर करेंगे तभी तो ग्लास सीलिंग ब्रेक होगी और उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। Local gender councils and models such as Kudumshri offer template especially for small and transitioning city। कुदुमश्री मॉडल को ऑल ओवर इंडिया में, जो कि केरला का मॉडल है, उसे इंप्लीमेंट करना है अगर हम चाहते हैं कि अर्बन प्लानिंग में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा और अर्बन प्लानिंग किससे वुमेन सेंट्रिक हो। सो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको वे फॉरवर्ड में लिखना है। वुमेन आर ऑलरेडी रीशेपिंग गवर्नेंस एज अ इलेक्टेड लीडर, दे मस्ट नाउ शेप हाउ सिटीज़ आर प्लान सर्विस एंड गवर्न, है ना। तो ऑलरेडी वो रिप्रेजेंटेटिव तो है, लेकिन उनका अब ये भी तय करना जरूरी है कि सिटीज़ को किस तरीके से प्लान किया जाए, गवर्न किया जाए और सर्विस किया जाए। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, आपको जो केस स्टडी दी है उसको लिखना है। ये सारी केस स्टडी आपके लिए काम आएगी। जेंडर बेस्ड बजटिंग का क्वेश्चन आता है या फिर आपको वुमेन से रिलेटेड ऐसे आता है तो आप ये सारी केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं। कुदुमश्री मॉडल अपनाया जा सकता है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए। सो ये अर्बन प्लानिंग GS1 में आता है, वहाँ से आप ले लेंगे अर्बन प्लानिंग में कुदुमश्री मॉडल। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, वुमेन डेवलप एम्पावरमेंट होगा, वुमेन सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग होगी। ये एक आपका एक्स्ट्रा डायमेंशन मिलेगा आपको GS1 GS3 का, ठीक। सो ये सब सारी चीज़ें, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भले ही ना आए लेकिन आपके हर क्वेश्चन में एक पॉइंट बनता है, वो आपको एक एक्स्ट्रा डायमेंशन देता है। इसलिए हर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्पेशली इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे। और प्लीज़ यार शेयर करो आपके दोस्तों से और सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाओ।